सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 8 जो कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है उसका हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स क्या है? टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस वी नीड टू पुट सम एफर्ट। टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर वी नीड टू पुट सम एफर्ट। हमें कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको एक पैलेस से दूसरे पैलेस तक ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इफर्ट करने होते हैं। दिस इफर्ट इज नोन एज फोर्स। दिस इफर्ट इज नोन एज फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ए पुश, ए हिट और ए पुल। हम किसी भी चीज़ को जो है एक पैलेस से अनदर पैलेस तक भेजने के लिए उसे क्या करते हैं? पुल करते हैं, पुश करते हैं, हिट करते हैं। या हम इसे कह सकते हैं एक एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। An external effort in the form of pull or push that changes or tend to change the state of rest or of motion or direction or dimension of the body। एक एक्सटर्नल इफर्ट जो कि क्या करता है, फॉर्म में है पुल और पुश की में, वो प्रवृत्ति रखता है चेंज करने की स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि स्टेट की जो रेस्ट की अवस्था उसको, मोशन की अवस्था को, उसकी डायरेक्शन को और उसकी डायमेंशन को जो है चेंज करने की प्रवृत्ति रखता है। तो कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो फोर्स होता है, फोर्स करता क्या है? फोर्स जो है पुल और पुश, ठीक है। तो फोर्स हमें इनेबल करता है किसी भी वर्क को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ए फोर्स इज ए पुश और पुल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए फोर्स इज ए पुल और पुश। यहाँ पुल हो रहा है और यहाँ पुश है। यहाँ पुल हो रहा है और यहाँ पे पुश हो रहा है, ठीक है। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव? कैसे मूव कर रहा है? यहाँ पुलिंग हो रही है और यहाँ पुशिंग हो रही है। तो हम देखते हैं हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव, कि एक ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मूव करता है। वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट ए फोर्स एक्ट अपॉन देम। जब भी हम किसी चीज को पुल और पुश करते हैं तो उस पर क्या होता है? एक फोर्स एक्ट करता है। एंड मेक देम मूव, उसको मूव करता है फ्रॉम वन पैलेस टू अनोदर। Hence the force can do following to stationary object। तो फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट मोशन इन ए मोशनलेस ऑब्जेक्ट। मोशनलेस जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मोशन में ला सकता है। चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल देख पा रहे हैं डायग्राम के द्वारा। आप देखिए, ए मैन यूजेज ए फोर्स टू मूव ए स्टेशनरी लैम मूवर। लॉन मूवर जो हमारा वो लॉन मूवर होता है उसको मूव करने के लिए क्या कर रहा है? वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था तो उसके लिए फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या कर रहा है? लॉन मूवर को मूव कर रहा है। ए साइकिलिस्ट यूज ए बिगर फोर्स टू पेडल हिज बाइसिकल एंड इंक्रीज हिज स्पीड। जब बाइसिकल जो पेडल होता है वो पहले स्लो स्पीड से चला रहा है, लेकिन वो जब पेडल पे हाईली फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इसे देखते हैं हम। ए फुटबॉलर यूज ए फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। जब फुटबॉल उसकी तरफ आती है, किसी भी फुटबॉलर की तरफ, तो वो उस पर अप्लाई करता है फोर्स, बहुत ही स्पेशल जो डायरेक्ट, तो क्या होता है? उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। ए बेकर यूज ए फोर्स ऑन हिज डफ टू शेप इट इनटू ए करी पफ। मतलब आपने देखा बेकरी प्रोडक्ट हो गए, मान लीजिए उनको शेप देने के लिए क्या करते हैं कि उन पे फोर्स लगाया जाता है। हम आटा लगाते हैं, आटे में भी फोर्स लगा के उसकी शेप बदल सकते हैं, हम बार बार चेंज कर सकते हैं। रोटी भी बनाई जाती है जो हमारी प्लेन चपाती होती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ ए फोर्स है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या डिफरेंस है नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में? कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमारा है, हम देखते हैं इट एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में होते हैं, कॉन्टैक्ट में भी कंटिन्यूस और इम्पल्सिव। कॉन्टैक्ट इम्पल्सिव भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इन एक्ट व्हेन देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेंट इन ऑब्जेक्ट। कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकली रूप से, तब नॉन कॉन्टैक्ट जो है फोर्स काम में आता है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। जो आपको मस्कुलर फोर्स है, जब आप कोई बाल्टी उठाते थे मस्कुलर पेशियों की सहायता से उठाते हैं, मस्कुलर उसमें फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण वाला जो फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका, नॉर्मल फोर्स हो गया टेंशन पृष्ठ तनाव वाला जो फोर्स बोलते हैं टेंशन फोर्स हम
ये सारे फोर्स क्या होते हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं और जब भी ही यूज होते हैं लगते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमारा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिक जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक चुंबकीय फोर्स, और इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक फोर्स, ये सारे फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। When an equal amount of forces are applied to an object from different direction such that they cancel out each other। वो क्या करते हैं, each other, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उनका जो फाइनल जो परिमाण होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। जो बैलेंस होता है उनके फोर्सेज का वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। सच फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई वस्तु स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसका जो क्या होगा, उसका जो है स्टेट चेंज नहीं होगी। और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स नहीं करता है, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद है बैलेंस्ड फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर सकता है। मान लीजिए हम कोई बैलून है, बैलून पे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं हमारे हाथों से, तो उसकी जो क्या होती है शेप उसकी चेंज हो जाती है। देखिए आप बैलेंस्ड फोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर जो है हमने कप रखा हुआ, वेट है, कुछ भी है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द कप। जो टेबल के द्वारा जो उस पर कप लग रहा है, कप पे बल लग रहा है वो है, और नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो क्या है, दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं, देखिए जो कि हमने किसी पे बल लगाया, कोई भी चीज़ है, बैलेंस्ड फोर्स, इधर भी 20 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर भी 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इनका बैलेंस क्या हो रहा है, बैलेंस इनका क्या हो रहा है, जीरो। दोनों को जो हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर एक तरफ से 20 न्यूटन, एक तरफ से 20 न्यूटन, तो दोनों उनका जो टोटल क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस मैग्नीट्यूड जो होगा उनका वो क्या हो जाएगा, उनका जीरो हो जाएगा। टोटल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। जब हम किसी सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स कार्य करता है, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका डायरेक्शनली जो है ये सरफेस पे लगता है और सरफेस उस पर ऊपर की तरफ जो है फोर्स लगाती है, तो वो भी क्या होता है फोर्स, वो भी बैलेंस्ड फोर्स ही कहलाता है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन फोर्सेज अप्लाइड to an object are of different magnitude। when forces applied to an object are of different magnitude, मतलब जब दो फोर्स अप्लाई होते हैं या ज़्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं तो वो क्या होता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं। और नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैंसिल आउट ईच अदर, और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट ईच अदर। सच फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है अनबैलेंस्ड फोर्स, अल्टर कर सकता है, अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन काज एक्सीलरेशन इन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सीलरेशन उत्पन्न कर सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कार दी हुई है, कार पे लेफ्ट हैंड पे तो 2000 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर आगे 5000 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा इधर की तरफ, इसमें 5000 न्यूटन का बल जो ज़्यादा है उस की तरफ क्या करेगी कार, ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा कार है या ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। आप देख पाते हैं नेट फोर्स कितना लग गया यहाँ पे 3000, दोनों को हमने माइनस कर दिया क्योंकि इधर 2000 है इधर 5000 है, तो नेट फोर्स क्या लगा 3000, और इधर किधर की तरफ लगेगा, ये राइट डायरेक्शन हमारी जा रही है कार की दिशा में, तो क्या होगा नेट फोर्स जो भी होगा उस कारण वो होगी कार मूव करने लग जाएगी। आप देखिए ये बच्चा बैठा हुआ है, एक तरफ ज़्यादा उसका वेट है और एक तरफ सेब रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्यों, क्योंकि एक तरफ कम बल है यहाँ पे और एक तरफ ज़्यादा बल है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा फोर्स है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये अनबैलेंस्ड फोर्स के कुछ एग्जाम्पल और हैं हमारे पास कि दो जो व्यक्ति है रस्साकसी कर रहे हैं, इसमें जो है मान लीजिए एक बच्चा जो है बड़ा है एक थोड़ा छोटा है, और एक 50 न्यूटन का बल लगा रहा है अपनी तरफ खींचने में और एक 30 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, जो 50 न्यूटन का बल लगा रहा है उसकी तरफ रस्सी जाएगी या वो दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे
मान लीजिए कोई बाज नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका वेट भी है, नेट फोर्स 25 न्यूटन है, और ये ऊपर की तरफ इसमें 16 न्यूटन का बल जो है लग रहा है इस पर। तो क्या होगा, एयर फ्रिक्शन से जो 16 न्यूटन का बल लग रहा है एयर फ्रिक्शन के कारण कम हो गया उसका जो है फोर्स, तो यहाँ पे नेट बल क्या होगा, ज़्यादा होगा और वो नीचे की तरफ आता है, मूव करता है। ये सारे अनबैलेंस्ड फोर्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी चीज़ मूव कर रही है, एक तरफ 3 न्यूटन का बल लगा हुआ है, एक तरफ 4 न्यूटन के 2 जो फोर्सेज लगे हुए हैं। तो क्या होगा, नेट जो मैग्नीट्यूड होगा इसका या नेट फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगी, जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब रॉकेट भी इसी प्रकार से मूव करता है। आपका जो थ्रस्ट होता है रॉकेट के इंजन का वो 300 न्यूटन से ज़्यादा का है, या कितना भी जो बल लगाता है वो ज़्यादा होता है, और इसका वेट मान लीजिए 100 न्यूटन है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज ए फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन कब लगता है, जब जो है टू सरफेस आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इट ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ द मोशन होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है मोशन की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा वर्क करता है। देखिए यहाँ पे हमारे जो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको पुशिंग फोर्स, यहाँ पे इसको मूव करने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा मोशन, लेकिन फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन जो हमारा किधर लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ मोशन। चलो अब जो है लॉ ऑफ मोशन हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले गैलीलियो ने जो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशंस निकाले थे, तो गैलीलियो का क्या ऑब्जर्वेशन था कि ही ऑब्जर्व डेट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन मार्बल इज रोल्ड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। जब मार्बल पे किसी को जो रोल डाउन किया जाता है इंक्लाइंड प्लेन पे मार्बल को, तो ये क्या होता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। उसने ऑब्जर्वेशन किया। इसके बाद में उसका एक आर्ग्यूमेंट क्या था, उसका आर्ग्यूमेंट था हमारे पास कि व्हेन मार्बल इज रोल डाउन फ्रॉम द लेफ्ट। उन्होंने दोनों तरफ से करवा के देखा, लेफ्ट से राइट से, एक तरफ उसका इंक्लाइन ज़्यादा था, एक तरफ इंक्लाइन उसका कम था। व्हेन मार्बल इज रोल्ड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट एट विच इज द ड्रॉप्ड डाउन। वो जब लेफ्ट से जो है उसको रोल डाउन किया गया तो वो उतनी ही ऊंचाई पर वहाँ पहुँचा जितनी ऊंचाई से उसको जो है रोल डाउन किया गया था, या ड्रॉप डाउन किया था। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इफ द इंक्लाइन ऑफ प्लेन इज इक्वल व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल, जब उनका इंक्लिनेशन प्लेन जो होगा इक्वल होगा, द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस व्हाइल क्लाइंबिंग अप द ट्रेवल व्हाइल रोलिंग डाउन। जब हम मार्बल को जो है सेम इंक्लिनेशन होगा प्लेन का और इक्वल होगा, तो हम जब रोल डाउन करेंगे मार्बल को तो वो इतनी ही इक्वल डिस्टेंस तय करेगा व्हाइल क्लाइंबिंग अप द ट्रेवल व्हाइल रोल डाउन। जब हम इसको इंक्लाइन करेंगे तो ये इतनी ही जो है डिस्टेंस दूर करेगा, सेम डिस्टेंस होगी। तीसरा था आपके पास, इफ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमने अब यहाँ पे क्या कर दिया, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था इसका राइट प्लेन का जो है उसको हमने क्या किया, उसको हमने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, मतलब उसको डिक्रीज कर दिया। द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर अंटिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। मार्बल जब तक जो है क्या करेगा, ट्रेवल करेगा जब तक वो उसकी ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच जाता। फिर इसके बाद था इफ द राइट साइड प्लेन इज मेड फ्लैट। जब हमने राइट साइड वाला जो प्लेन था उसको फ्लैट कर दिया, मार्बल विल ट्रेवल फॉर एवर टू अचीव द सेम हाइट। मार्बल तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो सेम हाइट उसकी अचीव नहीं कर लेता। गैलीलियो ने अलग अलग जो है स्थितियां ली और उसमें क्या दिया, उसमें अलग अलग उन्होंने जो है आर्गुमेंट्स दिए। तो हम देखते हैं लास्ट में जो गैलीलियो का इन्फ्रेंस निकला वो क्या निकला कि वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बट नो फोर्सेज इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स to change the motion of the marble but no force is required when the marble is moving uniformly। कि जब मार्बल जो है यूनिफॉर्मली मूविंग कर रहा है तो हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट अपॉन देम। ये उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस निकाला। बेस्ड ऑन द
इन्फ्लुएंस या आइडिया न्यूटन प्रेजेंटेड द 3 लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन जो है क्या हुआ, उन्होंने इन्वेंट किए बेस्ड ऑफ द गैलीलियो रिप्रेजेंटेशन, या उसके आइडियाज पे न्यूटन ने क्या किया, अपने जो है 3 लॉज ऑफ मोशन को जो है प्रेजेंट किया। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कई बार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं आता एग्जाम में, आ जाता है एग्जाम में लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमें वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही लिखना है। तो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट path, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट path और इज एट रेस्ट, its state would not change until and unless an external force is applied to it, कि जब तक कोई भी जो है यूनिफॉर्मली ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूविंग कर रहा है एक स्ट्रेट पथ पे, सीधी पथ पे, और अगर वह इस रेस्ट की स्थिति में भी है तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी अवस्था जो है रेस्ट की स्थिति और मूविंग की स्थिति जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। देख लिया आप, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट होगा वो रिमेन रहेगा रेस्ट में ही, अनलेस ऑब्जेक्ट ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, जब इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया तो मोशन या डायरेक्शन में ही बना रहेगा जब तक कि अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाए। तो हमने इसको रोकने के लिए, मूविंग को रोकने के लिए हमने यहाँ पे जो जाल वाला अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो विल रिमेन इन रेस्ट, इन ए ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यूस विद द कांस्टेंट स्पीड इन मूविंग डायरेक्शन। आगे से आप देखते हैं, ये न्यूटन उसका फर्स्ट लॉ है। हेंस वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट अपोजिट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह अपोज करता है अपनी स्थिति, चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, रेस्ट और मोशन की जो स्थिति होती है उसमें चेंज, परिवर्तन के लिए वो क्या करता है, अपोज करता है। अब जो ये अपोज करने वाली जो इसकी वो होती है, टेंडेंसी होती है, वो कहलाती है हमारी इनर्शिया। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये जो टेंडेंसी है कि ऑब्जेक्ट जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इनर्शिया के, यहाँ एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया है, वी फॉल बैक व्हेन ए व्हीकल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब कोई व्हीकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, मूव करने लगता है, तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरह फॉल बैक होते हैं। बिकॉज आवर बॉडी इज इन रेस्ट, हमारी बॉडी क्या होती है उस टाइम रेस्ट में स्थिति होती है, एंड इट अपोज द मोशन ऑफ द व्हीकल, और ये क्या करती है, अपोज करती है मोशन ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के मोशन को। जैसे कि आप देखते हैं मेट्रो में खड़े हैं, एकदम से ब्रेक लगा तो आप क्या है, ये एकदम से मूव करी तो आप पीछे की तरफ फॉल बैक होंगे क्योंकि एक्सीलरेशन आगे की तरफ लगता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, वी विल फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड इन ए कार बिकॉज आवर बॉडी इज अपोजिट टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। जब आप कार चलती हुई कार है उसमें ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड होते हैं या मूव फॉरवर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो मोशन में होती है और वो अपोज करती है रेस्ट में आने के लिए, मोशन टू रेस्ट में आने के लिए क्या करती है, अपोज करती है उसका चेंज का विरुद्ध, तो इसलिए क्या होती है वो भी आगे मोशन की तरफ मूव करती है। तो ये एग्जाम्पल थे इनर्शिया के। इनर्शिया एंड मास, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया, लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया, दैट इज दे कैन इजीली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। आपने देखा होगा कोई भी जो लाइटर जो मूविंग व्हीकल है हम उस पर लेस जो है फोर्स अप्लाई करके ही उसे मोशन में या रेस्ट में ला सकते हैं। हेवियर ऑब्जेक्ट हैव लार्ज इनर्शिया एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस। आपने देखा कि जो हाइयर ऑब्जेक्ट है वो लार्ज इनर्शिया होता है उनका, क्योंकि उनका मास जो क्या है हाई होता है, उनका मास भी ज़्यादा होता है ना। एंड देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस, तो वो क्या है, मोर रेजिस्ट करते हैं अपनी जो है स्थिति को अपोज करते हैं चेंज में होने के लिए। हेंस मास इज कॉल्ड इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास जो क्या कहलाता है, कॉल्ड ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन
ऑब्जेक्ट अपना जो क्या है मास इनर्शिया को मेजर करने का जो है ये एक तरीका है कि मास से ही उसके इनर्शिया को हम मेजर कर सकते हैं। माप है। कंसिडर द इमेज गिवन बिलो। इट इज इजियर फॉर ए पर्सन टू पुश द एम्प्टी बकेट रेदर देन द वन डेट इज फिल्ड विद सैंड। ये तो हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि इसका मास ज़्यादा है, आपकी जो ये सैंड से भरी हुई जो बकेट है उसका मास ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, मोर डिफिकल्ट टू बी पुश्ड। दिस इज बिकॉज द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट इज लेस देन डेट ऑफ द बकेट फिल्ड विद सैंड। हम देख सकते हैं कि जो इसका मास है इसका मास लेस होगा, इसका मास लेस होगा, इसका मास क्या होगा, हाई होगा, मोर होगा इससे। ठीक है, तो जो मोर मास वाली जो हमारी या हायर मास वाली जो बकेट है उसको हम क्या होंगे, पुष्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज मोर डिफिकल्ट टू बी पुष्ट। तो यहाँ पे इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है कि हाइयर मास होगा तो हाइयर जो उसका इनर्शिया होगा, लोअर मास होगा कम मास होगा तो उसका जो है इनर्शिया भी लेस होगा। इसके बाद हमारे पास द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाई मूविंग, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा अगर कोई भी इम्पैक्ट दिखाया जाता है तो वो किस पे मास करता है, मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि मास तो उसमें है ही और उसके साथ मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें वेलोसिटी भी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ए स्मॉल बुलेट फायर्ड एट ए हाई वेलोसिटी कैन किल ए पर्सन। आप जानते हैं कि स्मॉल बुलेट फायर्ड होती है तो वो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी होती है उसकी, और वो एक व्यक्ति को मार भी सकती है। मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पे हम देखते हैं P बराबर आपका जो है m इंटू वी होता है, तो P बराबर मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे हो गई। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें जो है आपने देखा इट इज डायरेक्शन इन द सेम एज डेट द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ वेलोसिटी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और आपका जो है क्या नाम की मास भी है। ठीक है, तो डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं और इसका एसआई जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, हम इसको केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो P बराबर mv वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेट द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज m, let the velocity of a stationary object be v, the stationary object has no velocity so v बराबर क्या होगा, जीरो। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे मोमेंटम निकाल रहे हैं और उसका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। देयरफॉर p बराबर m इंटू वी बराबर m इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या होगा, p स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के उसमें जो मोमेंटम होगा वो शून्य या जीरो निकल के आएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो, और जब हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। सो द मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। वी नाउ डेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू इट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके। सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसी प्रकार से द मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम चेंज कर सकते हैं अप्लाइंग एन अनबैलेंसिंग फोर्स। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज, ये इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए क्रिकेटर व्हेन कैचेज ए बॉल पुल हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। जब क्रिकेटर कैच करता है बॉल को तो वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है बैकवर्ड डायरेक्शन, टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। क्या करने के लिए, कि डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ बॉल को डिक्रीज करने के लिए। एज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीज, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन कैचिंग द मूविंग बॉल आल्सो डिक्रीज। एज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीज, जब बॉल का एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो उसके लिए द्वारा जो फोर्स लगाया गया है मूविंग बॉल के द्वारा वो डिक्रीज भी
होगा। इफ द क्रिकेटर वुड ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉल सडनली ही वुड हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स। आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है सीधे हाथ से एक ही हाथ से एकदम से बॉल को रोकेंगे, पीछे मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बैकवर्ड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, मूव बैकवर्ड नहीं करेंगे तो आपके हाथ पे चोट लगने का खतरा रहता है और आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। और जब आप कैच करते हैं किसी बॉल को, तेज जाती हुई बॉल को पीछे ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसका जो मूविंग जो बॉल होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो कम होता जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। कराटे प्लेयर ब्रेकिंग स्लेब ऑफ ब्रिक्स। कराटे प्लेयर जो क्या करता है, ब्रेकिंग स्लेब ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की जो स्लेब होती है उसको तोड़ देता है। जो पूरा स्लेब ऑफ ब्रिक्स है आपकी पूरी, देखो ये जो पट्टियाँ हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो इनको पूरा ब्रिक्स को ये तोड़ सकता है। ये नहीं कि एक स्लेब को तोड़ेगा, ये पूरा सबको तोड़ सकता है। तो एक कराटे प्लेयर मेक्स यूज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ब्रेकिंग ए स्लेब ऑफ ब्रिक्स सिंस अकॉर्डिंग टू लॉ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ हमने क्या देखा कि फोर्स जो लगाया गया है वो प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन था। द प्लेयर टेंड टू मूव हिज हैंड ओवर द स्लेब, वो मूव करता है स्लेब ऑफ ब्रिक्स स्विफ्टली उसे एकदम से मूव करता है। दिस हेल्प हिम हर टू गेन एक्सीलरेशन एंड प्रोड्यूस्ड ए प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ फोर्स। ये जब वो शिफ्ट करता है एकदम से उसको अपने हाथ को, तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो इतना हो जाता है और जो अमाउंट ऑफ फोर्स वहाँ पे काम चाहिए था हमें उसके वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है। द फोर्स इज सफिशिएंट टू ब्रेक द ब्रिक्स, और जो फोर्स लगता है वो सफिशिएंट होता है ब्रिक्स को तोड़ने के लिए। आगे देखते हैं। टू पीपल वॉकिंग इफ वन इज हेवियर देन द अदर, जब एक ज़्यादा से हेवियर होता है, द वन हु वेज द हेवीएस्ट वॉक स्लोअर। आपने देखा कि जो हेवी वाला व्यक्ति जिसका वजन ज़्यादा होता है वो थोड़ा स्लो वॉक करता है, बिकॉज द एक्सीलरेशन ऑफ द वन हु वेज द लाइटर इज मोर, क्योंकि जो लाइटर होता है उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा तेज चल पाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थे सारे के सारे। इसके बाद में हम देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पे फोर्स होता है जो कि हमने किया था। तो चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, मतलब P बराबर mv हमारे यहाँ पे मोमेंटम है, प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu हो गया। इसके बाद में आपका प्रोपोर्शनल mv माइनस u, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेग जो u है और फाइनल वेलोसिटी जो क्या है v है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चूंकि ये t समय तक या t टाइम तक जो इसका ये चला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगी, इसका प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसका प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। तो फोर्स का जब हम प्रोपोर्शनल या कोई भी चीज़ हटाते हैं ऐसा, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम k कांस्टेंट लगाते हैं, जिससे जो हम ये कांस्टेंट है यहाँ पे, जब फोर्स का बराबर हो जाएगा यहाँ पे k इंटू एम ए, चूँकि हम जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी होता है और इसको a बोलते हैं। जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हमने v माइनस यू अपॉन टी, जो ये v माइनस यू अपॉन टी दिख रहा है उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे a पुट कर दिया। तो यह फोर्स बराबर इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एम ए, और फोर्स बराबर हो जाएगा, जब हम k का मान यहाँ पे 1 लेते हैं, k का मान हमने जो वैल्यू हमने 1 ले ली, तो क्या होगा, फोर्स बराबर m इंटू ए। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी है। 1 यूनिट ऑफ फोर्सेज बराबर होगा यहाँ पे k इंटू इसकी जो यूनिट ऑफ फोर्स होगी किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसकी जो है यूनिट निकल के आती है हमारे फोर्स की। हम आगे बढ़ते हैं। Therefore, with the help of the second law of motion, we can evaluate the amount of force. हम force का amount ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे। This is being exerted on any object. From the formula stated above, we can see that the force is directly proportional to the acceleration. So the acceleration of an object can change depending upon the change in force applied. जैसे जैसे force applied होता है चेंज होता है, जैसे इसका acceleration क्या होता है चेंज हो जाता है। तो force इक्वल टू क्या होगा, ma। ऐसा यूनिट इसकी मैंने पहले बता दिया आपको, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है न्यूटन।
CGS पद्धति में ये डाइन कहलाती है और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो आगे चलते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। न्यूटन या SI यूनिट जो इसकी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। द थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन जो मोशन है हमारा, उसे हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं हम। तो जब व्हेन टू फोर्सेज एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन और कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। व्हेन टू फोर्सेज एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक बल इधर लग रहा है, एक बल आपके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है इसी के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब कोई बॉल हिट करती है ग्राउंड को, बाउंस बैक विद ए सर्टेन फोर्स रिएक्शन, यहाँ से बाउंस बैक होती है सर्टेन फोर्स रिएक्शन के द्वारा। जो यहाँ पे एक्शन हुआ है, टकराई बॉल, और यहाँ से बाउंस बैक हुई, तो ये क्या हुई, रिएक्शन हुई। तो ये दोनों क्या होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होंगे। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंटली जो है, जो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट था उस पर फोर्स लगाता है वापस। दीज फोर्सेज आर ऑलवेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब सारे फोर्स क्या होंगे, ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो ये फोर्स लगते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या करेंगे, दो अलग अलग जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर जो एक्ट करते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एवरी एक्शन मैन, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप थर्ड लॉ के लिए लिख सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप थर्ड जो आपका लॉ में अकॉर्डिंग टू ये लाइन आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट आर द सेम, बट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड in them may or may not be the same because the object can differ in masses. The magnitude of force acting upon the object are the same हो सकता है magnitude, but the acceleration produced in them, उनमें जो acceleration उत्पन्न होगा वो may or may not be the same हो सकता है चेंज है, जो क्योंकि उनका मास जो है डिफर करता है। तो जिसका लो मास होगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका हाई मास होगा उसमें जो है एक्सीलरेशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन ओनली मूव ए लिटिल बैकवर्ड। गन जो हमारी लिटिल मूव होती है, बैकवर्ड की तरफ रिकॉइल होती है, प्रतिक्षेप करती है, व्हाइल द बुलेट कैन ट्रेवल ए लार्ज डिस्टेंस, जबकि हमारी बुलेट क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस जो है तय करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मास ऑफ द बुलेट एंड द गन। ये किस वजह से हुआ, यहाँ पे मास ऑफ द जो बुलेट एंड गन का था वो अलग अलग था, डिफरेंट था। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट यहाँ दिखाया हुआ है आपको, और ये रिकॉइल फोर्स ऑफ द गन, ये कम जो है फोर्स से रिकॉइल होगी और ये अधिक फोर्स से, जो हायर फोर्स से जो आगे जाएगा। तो मतलब इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है, और ये पूरी गन का मास क्या है, ज़्यादा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन इसमें उत्पन्न होगा, रिकॉइल करेगी, वो कम मूव करेगी। ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, व्हाइल वॉकिंग ए पर्सन पुशेज द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पर्सन क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन पुश करता है जब हम वॉक करते हैं, एंड द ग्राउंड इन रिटर्न पुशेज द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दस मेकिंग देम वॉक। तो हमारा जो थर्ड लॉ के अनुसार ही हम जो क्या करते हैं, चल पाते हैं। वॉकिंग जो इनेबल होती है हमारी, वो थर्ड लॉ के से ही इनेबल होती है। इफ़ यू हैवर जम्प्ड फ्रॉम ए बोट इनटू द वाटर, यू विल हैव सीन इट फॉल बैक एज योर बॉडी मूव फॉरवर्ड। जब आप जंप करते हैं बोट से वाटर में, तो क्या होता है, आपकी बॉडी आगे मूव करती है और वो जो पीछे मूव करती है, फॉल बैक जाती है आपकी बोट। व्हेन वी इन्फ्लेट ए बलून, थर्ड देखते हैं हम, अगला जो एप्लीकेशन है, व्हेन वी इन्फ्लेट ए बलून वी फिट इट विद ए प्रेशराइज्ड गैस। जब हम फुलाते हैं किसी गुब्बारे को, तो उसमें हम प्रेशराइज्ड गैस भरते हैं। व्हेन वी लेट गो टू द एंड, जब हम लास्ट में पहुँचते हैं, द एयर रसेज आउट, एयर के जो रेसेज होते हैं, एयर जो होती है वो आउट बाहर आती है, एंड पुशेज अगेंस्ट द एयर अराउंड द बैलून, एंड पुशेज अगेंस्ट द एयर अराउंड द बैलून, जो अराउंड द बैलून जो वो एयर होती है उसे पुश करती है, टू मूव इट इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो क्या करती है, वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। आप जैसे देख पा रहे हैं,
एक्शन, एयर से डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स आएंगे इसके जो एयर है जब हम इसको छोड़ देंगे, और इसकी जो रिएक्शन होगी बलून क्या होगा, बलून अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे बोट वाला आप देख लीजिए, ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे, और ये पीछे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है फॉल बैक, तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ थे। इसके बाद चलिए हम चलते हैं आगे। थर्ड लॉ ऑफ एप्लीकेशन के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे यहाँ पे आएगा। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। संवेग संरक्षण का नियम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम गिवन डेट नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन देम। जब तक कि कोई भी दो आपके जो है ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो उसका जो बिफोर कोलिजन और ड्यूरिंग आफ्टर कोलिजन जो भी मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, रिमेन द सेम बना रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। इन अनदर वे कोलिजन कंजर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं कोलिजन कंजर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट। टक्कर के दौरान जो है दो ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। कंसिडर द गिवन फिगर, और वो हम ये देखें कि बिफोर कोलिजन इसका ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, इसका मास u1 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इनिशियल वेग जो हमारा u1 है और इनिशियल जो इसका बी का u2 है। टक्कर हुई दोनों के, कोलिजन हुए हैं इनमें, या स्ट्राइक ईच अदर हुआ। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसका जो मास m1 ही है, मास m2, मास तो चेंज होगा नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेग चेंज हो जाएगा। तो इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग हो गया v वाले का v2। तो हम देखते हैं two balls A and B having certain initial velocities collide with each other condition before the collision there is no unbalanced force acting upon them, कि उस पर कोई भी फोर्स अनबैलेंस जो है काम नहीं कर रहा है बिफोर कोलिजन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A is greater than the initial velocity of B. The figure below explain how the moment of the ball is conserved after the collision। जो आपका फिगर दिखा रहा है कि कोलिजन के दौरान जो है कैसे वो फिगर आपका जो है कंजर्वेशन बना रहेगा कोलिजन के बाद। देखिए द मोमेंटम ऑफ ए बॉल बिफोर कोलिजन होगा, इसका मोमेंटम ए में यूए होगा। द मोमेंटम ऑफ ए बॉल, द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम क्या होगा, एम ए यू ए, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन एम ए बी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती थी यहाँ पे भी आ जाएगा। द मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कोलिजन होगा एम बी यू बी। द मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, इसके बाद क्या हो जाएगा, एम बी और वी बी। यहाँ पे जो आपका वी बी होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, तो इसको आप जो है एम बी वी बी कर लीजिएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा, एम ए, जो कि m1 या हम एम ए बोल सकते हैं, इसको जो भी हम बोल सकते हैं। तो वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। फोर्स ऑफ एक्शन एफ ए, फोर्स ऑफ एक्शन होगा एफ ए बी, क्योंकि एफ फोर्स जो है ए बी पे एक्ट कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल जो बी, इसका क्या होगा, एम बी इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ऑब्लिक टी, ठीक है, वी बी माइनस यू बी ऑब्लिक टी। तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्शन का था, ये रिएक्शन का। तो रिएक्शन का फोर्स क्या होगा, विपरीत दिशा में होता है, माइनस में होता है वैसे ज़्यादातर, एफ बी ए। तो आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इक्वल टू होता है माइनस एफ बी ए। माइनस साइन शो अपोजिट फोर्स, यहाँ पे जो माइनस साइन शो कर रहा है वो अपोजिट फोर्स को शो कर रहा है। तो हम करेंगे यहाँ पे, हमने जो है पहले एफ ए बी का मान रख दिया, यहाँ एफ बी ए का मान रख दिया। दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बराबर एम बी वी बी माइनस एम बी वी बी यू बी। इसके बाद एम ए वी ए हम उनको वापस जो माइनस का इधर ले आएंगे, प्लस का इधर लेके जाएंगे, मतलब यू वाली या वी वाली को जो हम एक तरफ ले लेंगे या यू वाली को हम एक तरफ कर लेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू है। तो हमने वी वाली को एक तरफ कर लिया, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी
के भी। तो यहाँ जो मोमेंटम आ रहा है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो क्या आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था वो इससे सॉल्यूशन निकल जाता है, पूरा सॉल्व हो जाता है कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन या इनिशियल मोमेंटम जो होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर जो मोमेंटम होता है कोलिजन के, वो क्या होता है, इक्वल होता है। इट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद कीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी तरह के जो है वीडियोज़, अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।